एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसमें से हम वेरी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, जिसको हम हिंदी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। उसी वाले सेक्शन को हम यहाँ पे कवर कर रहे थे और उनमें से हमने करीब करीब 33 प्रश्न कवर कर लिए। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, पहले आप उन चीज़ों को देखिए, फिर इन चीज़ों को देखिए तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का 34वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। लिखा है एनीमिया के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, एनीमिया के सामान्य लक्षण है आपको थकान महसूस होगी, सांस फूलना हो जाएगा, सिर में दर्द रहेगा, अधिक नींद नहीं आएगी, मतलब नींद भरपूर नहीं आएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, भूख प्यास कम हो जाएगी, दृष्टि मतलब निगाहें आपकी कमज़ोर पड़ जाएंगी, त्वचा में रंग पीला पड़ जाएगा, त्वचा का रंग जो है वो पीला पड़ जाएगा। कभी कभी रोग की बढ़ी हुई अवस्था में हृदय संबंधित विकार हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर कभी कभी जब ऐसा होता है कि रोग बढ़ जाता है तो उस समय जो है हृदय संबंधित मतलब दिमाग संबंधित कोई ना कोई विकार आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है, खराबी आ जाती है। अन्य लक्षणों में श्लेष्मिक झिल्ली का सूख जाना, सांस की गति धीमी पड़ना, पैरों में ओडिमा के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये यहाँ पे ये सारे लक्षण रहे किसके, एनीमिया के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पोषण विज्ञान की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। तो पोषण विज्ञान की परिभाषा अनेक प्रकार से दी गई है। यूनिक ने पोषण को मनुष्य एवं उसके भोजन के बीच का संबंध बताया तथा इसमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शरीरात्मक तथा जैविक पहलुओं को भी सम्मिलित किया है। काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि भोजन पोषण तत्वों का उनमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों, उनका कार्य, आपस में संबंध तथा स्वास्थ्य एवं बीमारी के संबंध में संतुलन तथा वह सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीव भोजन को लेते हैं, भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, परिवहन का प्रयोग तथा उत्सर्जन होता है, इस विज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। ठीक है, 36वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं। इसमें लिखा है सामान्य खुराक की विवेचना संक्षेप में कीजिए। जिसे हम सामान्य खुराक कहते हैं वो किसे कहते हैं। यह उन सभी मरीजों के लिए है जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, मतलब जो दुर्घटना से चोट खा गए हैं, हड्डियां टूट गई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जिनकी हड्डियां टूट गई हैं, जो जल गए हैं पर भोजन ठीक प्रकार से कर सकते हैं, पाचन तंत्र के रोग से पीड़ित नहीं है। मतलब कह रहे हैं जिनकी हड्डियां टूटी हैं या फिर वो जल गए हैं या ऐसी कोई बीमारी आई है, उनके पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं है और भोजन ले भी सकते हैं। लंबी बीमारी के बाद उल्लाघ की स्थिति में है। सामान्य खुराक जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो देना होता है। मतलब कह रहे हैं कि हम इन्हें सामान्य खुराक दे सकते हैं जिसमें क्या हो, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, वही चीज़ें हमें देनी चाहिए। इस खुराक में दूध, दही, पनीर, छेना और मांसाहारियों के लिए मांस, मछली, अंडे आदि की मात्रा कुछ विशेष करनी होती है। ठीक है, अन्य शाक सब्जी, अनाज, दालें, फल, घी, शक्कर आदि की मात्रा उतनी ही रखनी है जो साधारण कामकाज के लिए नियत की गई है। मतलब कह रहे हैं कि आपके लिए जो ये अनाज हैं, घी हैं, दाल हैं, सब्जी है, शक्कर है, इनकी मात्रा हमें उतनी ही रखनी है जितना हम नियमित रखते हैं, साधारणतः रखते हैं। ऐसी खुराक को लगभग 2400 से 2500 कैलोरी और 80 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। जब आप ऐसी चीज़ें खिलाते हैं तो उनको 2400 से ग्राम या 2500 ग्राम कैलोरी तक क्या होता है, प्राप्त होता है। 2400 कैलोरी से 2500 कैलोरी तक प्राप्त होता है और 80 ग्राम प्रोटीन भी वहाँ से हमें प्राप्त होता है। खनिज पदार्थ, विटामिन आदि स्वतः ही पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। मतलब कह रहे हैं जो ये खनिज पदार्थ हैं और जो ये विटामिन्स हैं, ये सारी चीज़ें स्वयं ही उस भोजन से आराम से एक जितना हमें काम होता है उतना पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। अगला प्रश्न 37 नंबर कह रहा है सोडियम का अवशोषण व
चयापचय किस प्रकार होता है, तो आपको ध्यान में रखना है सोडियम का अवशोषण छोटी आंतों में बहुत तीव्र से होता है, मतलब बहुत गति से, बहुत तेजी से होता है। पर इसकी मात्रा शरीर में बहुत कम रहती, मतलब इसकी मात्रा हम शरीर में बहुत कम देखने को पाते हैं। इसका अधिकतर भाग गुर्दे द्वारा सोडियम क्लोराइड या सोडियम फास्फेट द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। आदि सोडियम की मात्रा भोजन में कम ली जाती है तो गुर्दे कम उत्सर्जन करके शरीर में सोडियम बनाए रखते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप सोडियम की मात्रा भोजन में कम लेते हैं तो आपके जो गुर्दे होते हैं वो कम उत्सर्जन करके शरीर में सोडियम की मात्रा क्या करते हैं, बराबर रखते हैं, बनाए रखते हैं। गुर्दे में सोडियम का उत्सर्जन एड्रिनल कार्टिकायड हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इस हार्मोन की कमी से एडिशंस रोग हो जाता है। जब ये हार्मोन कम होता है तो आपको एडिशंस नामक का रोग हो जाएगा, जिसमें मूत्र के द्वारा सोडियम बहुत अधिक निकलता है। जब आप पेशाब करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, सोडियम बहुत अधिक देखने को मिलेगा। यह हार्मोन्स के अधिक होने पर सोडियम शरीर में ही रह जाता है। मतलब कह रहे हैं या इस हार्मोन्स के, जब ये हार्मोन्स अधिक हो जाता है होने पर सोडियम शरीर में ही रह जाता है, मतलब शरीर में ही रह जाता है, जिससे एडिमा बदन में सूजन हो जाती है, जिससे एडिमा जिसे हम कहते हैं, और उसको साधारण भाषा में कहें शरीर सूज जैसा जाएगा, सूजन आ जाएगी उसमें। ठीक है, इसी प्रकार से इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, देखते हैं 38वां नंबर प्रश्न। 38वां नंबर प्रश्न कह रहा है शरीर में कैल्शियम संतुलन पर टिप्पणी लिखिए। शरीर में जो कैल्शियम का संतुलन होता है उस पर आपको टिप्पणी करना है। बात करें भोज्य पदार्थों के साथ जो कैल्शियम शरीर में प्रविष्ट होता है, मतलब जब आप खाना खाते हैं उसके साथ में जो कैल्शियम आपके शरीर में जाता है, सबका पाचन नहीं होता, मतलब सभी चीज़ें पचित नहीं होती हैं। अपचित कैल्शियम मल के द्वारा बाहर हो जाता है। जो कैल्शियम नहीं पच पाते हैं वो जब आप लेट्रिन करने जाते हैं तो उसके साथ बाहर हो जाते हैं। शोषित कैल्शियम का छोटा सा भाग मूत्र के साथ निकल जाता है। ठीक है, जो कैल्शियम होते हैं उसका छोटा सा भाग क्या होता है, पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। कैल्शियम संतुलन अर्थात कैल्शियम की वह मात्रा जो पचा ली जाती है और वह मात्रा जो मल मूत्र द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, विकास, गर्भावस्था, दुग्ध स्राव आदि के समय वयस्क व्यक्तियों में धनात्मक होती हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो ये क्या कहते हैं कैल्शियम है, ये जो चीज़ें आपकी शरीर जो है पचा लेती है या फिर जो मलमूत्र द्वारा बाहर कर दी जाती हैं, ये विकास और गर्भावस्था, जब आदमी ग्रोथ कर रहा होता है या जब किसी महिला के पेट में बच्चा वगैरह होता है, या दूध स्राव का मतलब होता है कि दूध पिलाती हुई महिला जो होती हैं आदि के समय वयस्क व्यक्तियों में धनात्मक क्या होता है, मतलब ये हमारे लिए एक पॉजिटिव का काम करता है। ठीक है, बात करें यदि आहार में कैल्शियम की कमी हो और फिर भी कैल्शियम शरीर से बाहर निकल रहे हों तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम संतुलन ऋणात्मक संतुलन कहेंगे। मतलब कह रहे हैं कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है और उसके बाद भी अगर आपके मल मूत्र द्वारा क्या होते हैं कैल्शियम बाहर निकल रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है ये क्या, ऋणात्मक, जिसे हम निगेटिव संतुलन भी कह सकते हैं। ठीक है, बात करें 39वें नंबर प्रश्न की, तो 39वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मांस मछली इत्यादि भोज्य पदार्थ की पोषण गुणवत्ता बताइए। जो ये भोज्य पदार्थ हैं कौन से, मांस मछली, इनकी हमें क्या बताना है, पोषण गुणवत्ता, इसमें हमें कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं। तो बात करें मांस के उच्च जैविक किस्म का प्रोटीन, मतलब कह रहे हैं मांस में सबसे ऊंचे जैविक किस्म का प्रोटीन मिलता है, 18 से 22% तक होता है। कितना तक, 18 से 22% तक देखने को मिलता है। इसमें बी विटामिन साधारण मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब विटामिन बी जो है वो साधारण मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन ए, सी और डी बिल्कुल नहीं होते हैं। कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी इसमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। बात करें मछलियों में उच्च जैविक किस्म का प्रोटीन
18 से 22% तक होता है। इसमें बी विटामिनों की सामान्य मात्रा पाई जाती है, वही मांस वाली हाल है यहाँ पर। बात करें मछलियों में विटामिन ए और डी की मात्रा सामान्य मात्रा पाई जाती है, मतलब कह रहे हैं वहाँ पर हम ए, सी और डी को बिल्कुल मात्रा में नहीं देखने को पाते थे, और यहाँ पे जो विटामिन ए है और विटामिन डी है ये सामान्य मात्रा में पाई जाती है। बड़ी मछलियों में फास्फोरस पाया जाता है। जब बड़ी मछलियाँ आप पकड़ते हैं या उनको बनवाते हैं तो उसमें आपको फास्फोरस ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कैल्शियम नहीं होता है। मछलियों में कैल्शियम नहीं पाया जाता है। यदि छोटी मछलियों को हड्डी के सहित खाया जाए तो उसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। मतलब अगर आप मछली को क्या करते हैं, हड्डी के साथ में खाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि उसमें कैल्शियम आपको मिल जाता है। बात करें यकृति, जिसे हम लीवर कहते हैं, तो लीवर में 18 से 20% तक प्रोटीन और विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में होते हैं। मतलब कह रहे हैं अगर आप यकृति का यानी लीवर को खाते हैं या उनको भोज्य पदार्थ में लेते हैं तो इसमें 18 से 20% प्रोटीन पाए जाते हैं और विटामिन ए, बी का कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में हमें देखने को मिलता है। यह विटामिन B12 का सबसे उत्तम प्राकृतिक स्रोत है। मतलब कह रहे हैं ये जो है विटामिन बी यहाँ से हमें अच्छे तरीके से और प्राकृतिक रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न कह रहा है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है आहार मनुष्य का सर्वोत्तम डॉक्टर है, स्पष्ट कीजिए। आहार ही क्या होता है, सर्वोत्तम डॉक्टर होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो विश्व में सबसे अच्छे चिकित्सक हैं आहार चिकित्सक, शांत चिकित्सक और खुश मिजाज चिकित्सक। आहार तथा स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध है। मतलब कह रहे हैं कि जो आहार होता है, जो आप ग्रहण करते हैं भोजन वगैरह, और जो आपका स्वास्थ्य होता है, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। जहां आपका आहार गड़बड़ हुआ वहां पे आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाएगा। बात करें संतुलित भोजन मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि रोगों से बचाए रखने वह रोगावस्था में उपचार को शीघ्रता प्रदान करने के लिए भी आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये संतुलित भोजन होते हैं ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए तो होते ही हैं, ठीक है, होते ही हैं, बल्कि अगर हम देखें तो ये रोग से हमको बचाते हैं। और रोगावस्था में अगर आपको कोई रोग है तो उसके उपचार में आपकी सहायता करते हैं। आप जल्दी से जल्दी क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि अब आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए अगर आप अच्छे से ठीक होना चाहते हैं। ठीक है बात करें विभिन्न रोगों में अलग अलग प्रकार की मात्रा के आहार की आवश्यकता होती है। जैसे रोग होते हैं उसी प्रकार से हम भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ स्थितियों में सामान्य आहार मात्रा में परिवर्तन करके रोगी को दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं कुछ स्थिति ऐसी होती है जिसमें सामान्य आहार की जो मात्रा होती है, पहले आदमी अगर 2 रोटी खाता था तो उसको आहार में परिवर्तन कर दिया जाता है, 1 रोटी या 1.5 रोटी या आधी रोटी दे दिया जाता है। पर कुछ स्थितियों में रोगी के लिए आहार का रूप ही बदलना पड़ता है। जैसे आदमी का अगर पेट खराब हो जाए तो आप उसको क्या करेंगे, मूंग की खिचड़ी खिलाएंगे, ना कि रोटी सब्जी खिलाएंगे, क्योंकि सामान्य आहार उसकी पाचन क्षमता के अनुरूप नहीं होता है। जो सामान्य आहार होता है वो क्या होता है, उसके जो पाचन क्षमता होती है उसके अनुरूप नहीं हो पाता है। कुछ रोगों में पोषक तत्व भोजन से पूर्ण रूप से निकालने होते हैं। मतलब कह रहे हैं कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो भोजन से पूर्ण रूप से निकालने होते हैं, जबकि कुछ रोगों में आहार में पोषक तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कुछ रोग ऐसे हैं जिसमें आहार में पोषक तत्व भी क्या कर लिए जाते हैं, शामिल कर लिए जाते हैं। उदाहरणार्थ आप देख सकते हैं, उदाहरण में क्या, कम भारिता वाले व्यक्ति में अधिक कैलोरी या अधिक प्रोटीन आवश्यक होती है। मतलब अगर जो आदमी कम वजन का हो, जैसे सामान्यतः अगर आप 20 साल के हैं और आपका वजन मान लीजिए 50 से कम है या 55 से कम है, तो आपको क्या करना चाहिए, अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी ग्रहण करनी चाहिए। जबकि अधिक भारिता वाले व्यक्तियों को कम कैलोरी और अधिक प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। मतलब कह रहे हैं अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप क्या करें कि कम कैलोरी वाला भोजन लें और प्रोटीन उसमें अधिक मिलती हो, इस प्रकार के भोजन लेने चाहिए। ठीक है, सारांश में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को रोग की स्थिति में या रोग के पश्चात उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे उपचारात्मक आहार कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न और 41वां नंबर प्रश्न। इसमें दिया हुआ है कि गर्भावस्था में विटामिन की आवश्यकता बताइए। जब स्त्री गर्भावस्था में होती है, उसके पेट में बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसमें हमें
किस प्रकार की विटामिन देनी चाहिए, हमें उसको यहाँ पे बताना है। बात करते हैं, यह तथ्य पूर्णतया सिद्ध हो चुका है कि गर्भावस्था में कई प्रकार के विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है। मतलब ये तथ्य हम देखें तो खोज के द्वारा वो सिद्ध हो चुका है कि जब स्त्री गर्भावस्था में होती है तो उस समय उसको कई प्रकार की विटामिनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। विटामिन ए अधिक मात्रा में आवश्यक होता है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। इसकी कमी से वृद्धि और तथा आँख पर प्रभाव पड़ सकता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो जो पेट में बच्चा है उसकी आँख में या तो कमी हो जाएगी या उसकी वृद्धि में भी कमी हो जाएगी। ठीक है। बात करें थायमीन 0.2 मिलीग्राम राइबो फ्लेविन 0.4 मिलीग्राम। बात करें एवं लिखा है नाइसिन 2 मिलीग्राम अतिरिक्त मात्रा में ICMR द्वारा प्रस्तावित हैं। ठीक है। बात करें विटामिन डी कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।